So another new lecture of USCMA Part 2 Profitability. Very important इसीलिए कि इस पर्टिकुलर लेक्चर को समझने के बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना सीख जाएंगे। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी में कौन कौन से रेशियोज कवर होते हैं। इन रेशियो का इंटरप्रिटेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो 7 रेशियोज वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आज की क्लास में हम लोग 7 रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे और बार बार मैं अपनी क्लास में रिपीट करते रहूंगा कि जितना ज्यादा आप थ्योरी सेगमेंट के ऊपर ध्यान दें उतना आपके पास होने के चांसेस ज्यादा हैं। और मैं देख रहा हूं काफी स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। कुछ स्टूडेंट ने जैसे मुझे अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजी है तो 80% के अराउंड स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस आ रही है, तो दैट्स एक्सीलेंट। तो चलिए वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट को एंड ऑल हम बाद में डिस्कस करते हैं। आज हम पहले बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी। तो देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट को देखकर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट को देखकर आप नेट प्रॉफिट तो पता कर सकते हैं, लेकिन उसको डिटेल अंडरस्टैंड करना, जब तक आपको रेशियो का एनालिसिस करते नहीं आएगा, आप उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो आज के जो लेक्चर है इसमें हम पूरा डिटेल समझने वाले हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को समझना है हमें, तो कैसे समझें। तो सबसे पहला जो रेशियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। नेट प्रॉफिट नहीं, हम कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं सर? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कैलकुलेशन करने के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए सभी को पता होगा सर। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अगर हम यहां पर बात करें ग्रॉस प्रॉफिट के कैलकुलेशन की, तो सर सेल्स में से अगर हम लेस कर दें COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो क्या निकल के आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर आप लोगों से एक एक लाइन में पूछा जाए, क्योंकि एज ए राइटिंग भी आपको लिखनी होती है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको एक्चुअल में क्या लगता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? आप क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट वर्सेस नेट प्रॉफिट में अगर आपको डिफरेंसेस पता करना हो, ये 1 लाइन आंसर आपको देना हो, तो आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, ये मैं आपकी ओन लैंग्वेज में जानना चाहूंगा। सो ज्यादा समय भी नहीं लेना है। तो स्टूडेंट लिख रहे हैं सर प्रॉफिट अर्न्ड बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में। एक्चुअली मैं आप लोगों से आंसर पूछना चाह रहा हूं टेक्निकल, कि सर कहीं ना कहीं ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी की मेन बिजनेस जिसमें आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब हम कहें कि जो गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं उसमें हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेट प्रॉफिट में तो सर आपके ऑपरेटिंग के अलावा भी दूसरे प्रॉफिट भी आ सकते हैं, ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग दोनों आ सकते हैं सर। मतलब जिस एक्टिविटीज को आप मेन काम कर रहे हैं, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू योर सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हम यहां बात कर रहे हैं सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जो गुड्स हमने सोल्ड किया, वो ऑपरेशन किया, उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट तो डेफिनेटली कमाना चाहेगी कि नहीं, कि जिस माल को मैं बेच रहा हूं, अगर मान के चलिए मैं गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा हूं और गारमेंट्स के बिजनेस में अगर मैं मार्केट से क्लॉथ लेकर आता हूं, उसको सेल करता हूं, क्या मेरी सेल प्राइस मेरे उस गुड्स की कॉस्ट से ज्यादा है कि नहीं है? ये सबसे प्राइम अंडरस्टैंडिंग मैटर मेरे लिए करता है। तो एक कीवर्ड यहां पे मैंने मेंशन किया है, द की एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज वेदर रिमेन स्टेबल। ये स्टेबल रहता है या नहीं रहता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे यहां पे नीचे एक एग्जांपल दिया है, 10% इंक्रीज इन सेल शुड बी कंबाइंड बाई एटलीस्ट 10% इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। अब सर आप ये कह रहे हैं कि लेट्स से 1000 मेरी सेल्स है और मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेट्स से 500 है, तो मेरा जीपी 50% है, ये सब
अग्री करेंगे सर इसमें? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेरा यहाँ पे क्या हुआ? 50% हुआ सर। सेल्स अगर मेरी 1000 है, 500 मेरी कॉस्ट है, तो 50% मेरा जीपी है। मैं मेरी सेल्स को 10% से बढ़ा देता हूं, 1100 कर देता हूं। अगर मेरी कॉस्ट में चेंज नहीं हुआ तो मेरा जीपी बढ़ेगा या कम रह हो जाएगा, या 10% से ही बढ़ेगा? मेरा जीपी अभी भी 50% रहेगा। सर अगर हम हमारी कॉस्ट को यहां पर साइमल्टेनियसली सेम रहने दें और ये 600 कर दें, और यहां अगर इसको हम देखें तो 600, सॉरी हाँ ठीक है, 600 डिवाइडेड बाई 1100, 55%। तो आप अगर नोटिस करें तो मेरा अगेन कांस्टेंट रेट से, केवल सेल प्राइस बढ़ने भर से मेरा अभी भी जीपी देखा जाए तो यहाँ पे 10% से ही बढ़ा है, क्योंकि मेरी कॉस्ट में चेंज नहीं आया। अगर जितना सेल्स में चेंज आया उतना ही कॉस्ट में चेंज आता, तो क्या जीपी कांस्टेंट होता कि नहीं होता? सर हो जाता। इसको हम 550 करते हैं, 10% से अगर मेरी कॉस्ट भी बढ़ेगी तो 550 हो जाएगी। तो अगेन मेरा जीपी कितना होगा? 1100 माइनस 550। और मैं यहां पर देखूं तो 550 डिवाइडेड बाई 1100। तो सर हम एक बात कंक्लूजन ले सकते हैं कि हमारा जीपी मार्जिन रेशियो सेम कब हो सकता है? जिस सेम प्रोपोर्शनेट में कॉस्ट में चेंज आ रहा है, सॉरी जिस सेम प्रोपोर्शनेट में हम सेल्स में चेंज कर रहे हैं, उसी सेम प्रोपोर्शनेट में हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही है। सर उल्टा करके देखिए, रिड्यूस करके देखिए तो सर इधर 900 लेना पड़ेगा, 1000 का 10%, 900, इधर 450 हो जाएगा सर। तो ये अगेन 450 हो गया, तो सर 50%। तो जितना कॉस्ट में चेंज, अगर सेम इक्वल प्रोपोर्शनेट जितना चेंज सेल में आया है, उतना ही चेंज अगर कॉस्टिंग में आता है, तो जीपी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। दिस काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन आपको निकालते आना चाहिए। अब आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा 10% सेल्स बढ़ रही है, 5% कॉस्ट भी बढ़ रही है, जीपी विल इंक्रीज और नॉट? ऑब्वियस सी बात है सर, सेल इंक्रीज हो रही है, जी कॉस्ट 5% से बढ़ रही है, तो जीपी डेफिनेटली मेरा बढ़ जाएगा। एनालिसिस सिर्फ एमसीक्यू आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप इतने कंसिस्टेंटली कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो थ्योरी सेगमेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं थ्योरी के ऊपर एक्स्ट्रा इंफेसिस दे रहा हूं मैं। 70%, अभी 28-27 फरवरी को बच्चों की एग्जाम थी, सब बोले सर 75% थ्योरी, और बहुत आसान आसान क्वेश्चन की थ्योरी आई है। तो आपको भी इस बात के लिए रेडी रहना है। एक ऑर्गेनाइजेशन का की कंसर्न क्या? 10% इंक्रीज सेल्स शुड कंबाइन बाय एटलीस्ट 10% ग्रॉस। तो ग्रॉस मार्जिन आपके मेन बिजनेस से रिलेटेड होता है। अगला आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ये आपको डे वन से क्लियर हो जाना चाहिए कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट केवल और केवल ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहा है। यहां से हम जब आफ्टर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अगर माइनस कर देते हैं, तो सर मतलब आप ये कहना चाहते हैं नटशेल में कि ग्रॉस प्रॉफिट लेस सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग इनकम आती है। और ऑपरेटिंग इनकम का दूसरा नाम कौन बताएगा मुझे? क्लास में है ऐसे कोई बच्चे जिनको ये याद हो, जिन्होंने लीवरेज चैप्टर को जब मुझसे पढ़ा था, तो ऑपरेटिंग इनकम का दूसरा नाम भी हमने पढ़ा हुआ है सर। हम्म ऑपरेटिंग इनकम का दूसरा नाम है ईबीआईटी। बेटा क्या है? ईबीआईटी। तो सर हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग इनकम में अगर सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दिए जाए, अगर ऐसा सोचो ना, एग्जाम में 60,000 दिए थे, 10,000 ऑपरेटिंग इनकम आ गई 50,000, तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ऑपरेटिंग ईबीआईटी प्लस सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट प्लस सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स। ये इक्वेशन आपको बनाते माइंड में आपके क्या हो जाना चाहिए? क्लियर हो जाना चाहिए। तो सर ईबीआईटी में अभी टैक्स नहीं आता है,
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो आप मुझे बताइए एक लीवर्ड फर्म जिसमें, अब अपने लीवर्ड और अनलीवर्ड वर्ड के हम यूज कर रहे हैं, लीवर्ड फर्म मतलब जिसने डेट लिया हो, उसी कंपनी में हमारा ईबीआईटी, और जिस कंपनी का ऑपरेटिंग, जिस कंपनी में डेट नहीं हो, अनलीवर्ड फर्म का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही उसका क्या हो जाएगा, ईबीआईटी हो जाएगा, क्योंकि उसमें डेट नहीं है, तो इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आप जब फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट में से आपने दो चीजें माइनस की, इनकम टैक्स और आपका इंटरेस्ट, ये जब माइनस हो जाता है तो नेट प्रॉफिट बनता है। तो तीनों चीजें आपके क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट इज अलग कॉन्सेप्ट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक अलग कॉन्सेप्ट है, नेट प्रॉफिट एक अलग कॉन्सेप्ट। तो तीन रेशियो का हमने क्या किया यहां पर, एक सिंप्लीफाई वे में एनालिसिस किया। तो ऊपर से स्टेटमेंट बनाते आ जाना चाहिए आपको। एक मार्जिनल कॉस्ट का स्टेटमेंट भी सिखाया था मैंने आपको, आपको याद हो तो, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन लेस लीवरेज वाला टॉपिक हमने पहले पढ़ लिया, फिक्स कॉस्ट। तो ये आ जाता है ईबीआईटी, और ईबीआईटी में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, माइनस करते हैं टैक्स, तो ये जो आ जाता है इसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट कह लीजिए, या इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप क्या है कह सकते हैं। तो ये बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखनी है सर। तीनों एनालिसिस आपके सामने थे, बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। नाउ अगला आ रहा है ईबीटीडा, वेरी वेरी इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चन, मतलब यहां से थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आपका शुरू होगा। टेक्निकल आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अगर मैं आपके सामने ये फॉर्मूला ही लिखे रहूं और नीचे की ना करूं, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, डेप्रीशिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन को प्लस कर दिया सर हमने, मतलब सर हम यहां पर कुछ नॉन कैश आइटम को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें, डेप्रीशिएशन क्या है, क्या एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो होता है ये, सर ये कैश का तो आउटफ्लो नहीं होता डेप्रीशिएशन में। अमोर्टाइजेशन तो हमने ईबीआईटी, जो ईबीआईटी कैलकुलेट किया था ऑलरेडी, ईबीआईटी ऊपर कैलकुलेट करके आते हो ना सर, ईबीआईटी वो ऑपरेटिंग इनकम, तो ऑपरेटिंग इनकम प्लस डेप्रीशिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन ये लिख दिया जाए, तो हम ये कह सकते हैं कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हैं इसको। ये क्या है हमारा, तो एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाए कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बोले सर हमने तो कहीं पढ़ के ही नहीं आए थे, ये टर्मिनोलॉजी बुक्स में लिखी ही नहीं थी, तो लिख लो बेटा कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है, EBITDA, कि हमारे पास एक्चुअल में कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, क्योंकि यहां पर हमने नॉन कैश आइटम को क्या कर दिया है, उसका इफेक्ट नलीफाई कर दिया। तो इसीलिए यहां पर तो इसका इंटरप्रिटेशन, ड्रॉबैक एंड एनालिसिस हमें सीखना होगा, इसलिए मैंने थ्योरी में इसको पूरा डिटेल मेंशन कर दिया है। ऑपरेटिंग इनकम, दोनों फॉर्मूले आपके सामने मेंशन है, ऑपरेटिंग इनकम प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन, ऊपर नेट इनकम, देखो ऊपर नेट इनकम लिखा है, नेट इनकम, नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट कर दिया तो आपने उसको, नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट कर दिया तो आपने उसको उसमें बदल लिया ऑपरेटिंग इनकम में, ये तीनों को टैक्सेशन इंटरेस्ट उनको प्लस कर दिया तो ऑपरेटिंग इनकम में आपने इसको बदल लिया। कंट्रीब्यूशन और ईबीटीडा इज सेम नहीं, कंट्रीब्यूशन में केवल वेरिएबल कॉस्ट ही आती है। कंट्रीब्यूशन, कृष्णा आपका क्वेश्चन जो है कि सर क्या कंट्रीब्यूशन और ईबीटा, नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कब आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होती है, और ईबीटीडा के कैलकुलेशन के लिए हम फिक्स कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं। तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, वो भी आपके सेल्स में से माइनस हो जाएगी। तो ध्यान रखिए ईबीटीडा और कंट्रीब्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग, बोथ आर नॉट द सेम, क्योंकि फॉर्मूले में आप ध्यान रखें वहां पर मेरा पूरा एम्फेसिस है
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो सर अब हम कुछ ड्रॉबैक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ड्रॉबैक क्या है सर। यही कंक्लूजन निकालना पड़ेगा आपको एग्जाम में एज ए राइटिंग। बेटा ये एज ए राइटिंग में छाप के आना एज इट इज लाइन। अगर ईबीटीडा का एनालिसिस में आपको एज ए राइटिंग के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूं। EBITDA has several fundamental flaws. First, it can be misleading because अगर किसी कंपनी के पास बहुत ज्यादा एक्सेसिव डेट है तो हर साल उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ सर, लेकिन EBITDA के कैलकुलेशन में हमने देखो क्या किया है, इंटरेस्ट को कंसीडर ही नहीं किया। इंटरेस्ट को हमने यहां पे क्या किया, प्लस कर दिया। तो बिगेस्ट फ्लॉस क्या है, अगर कोई कंपनी का डिसीजन केवल आप EBITDA के बेसिस पे लेते हो तो आपको लगेगा कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, बट एक्चुअली में सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो देख के खुश हो गए, वाह यार मजा आ गया, बोले कंपनी ने तो खूब प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने माल लेके आती है और बेच देती। पर आप ये क्यों नहीं देख रहे हो, शेयर होल्डर को EBITDA मिलता है या नेट इनकम मिलती है। अभी आप EPS भी पढ़ के आ रहे हैं, एनालिसिस करो। हाँ सर, आपने अभी प्रीवियस लेक्चर में अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर समझाया था। तो EBITDA का बिगेस्ट फ्लॉस क्या है कि यहां पर कंपनी मोर प्रॉफिटेबल दिखेगी, इवन दो कंपनी हाई बियरिंग इंटरेस्ट कंपनी है, तो पेइंग ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन एवरी ईयर। इन दैट केस EBITDA will likely make the company seem more profitable than the actually are। तो ये एक आपको मिसलीडिंग पोजीशन पर भी ले जाता है। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिख देना एज ए राइटिंग में दिखेगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ EBITDA। लेक्चर को जब आप, ये जो मैं ग्रीन फ्रीन आप लोगों के लिए करता रहता हूं, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। दूसरी बात, सर्टेन एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। सोचिए अमोर्टाइजेशन, कॉपीराइट, लाइसेंस, पेटेंट्स, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये सब। ये आप आपकी बुक्स में डेप्रिसिएशन जिसको ऊपर लेते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेते हैं। तो सर EBITDA में हम कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया आपने। तो किसी कंपनी का EBITDA देखने भर से आप खुश नहीं मत हो जाओ, क्योंकि EBITDA के अंदर अभी उसने अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर किए तो उसको यहां पर हमने कंसीडर ही नहीं किया है सर। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि EBITDA दो चीजों को इग्नोर कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। तो ये कंपनी की ट्रू पिक्चर को आपको प्रोड्यूस नहीं करता। ये कई बार आपकी इनकम को ओवर स्टेट कर देता है, ग्रीन से इसलिए लिखा ओवर स्टेटेड। रियलिटी अलग होती है और आपको दिखाया कुछ और जा रहा है। EBITDA डिस्ट्रॉय द रियलिटी फ्रॉम स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आपको बताया EPS, हम EPS का जब कैलकुलेशन करते हैं, अगर आपको याद हो पीछे लेक्चर में अर्निंग पर शेयर, या दो जो नए स्टूडेंट्स हैं अगर वो बीच में कभी लेक्चर को देखते हैं तो ध्यान रखिए हमने EPS को पहले पढ़ा है, इसीलिए EPS आपको अच्छे से पता। फ्रॉम स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर आर मोस्ट कंसर्न विद द लेवल ऑफ इनकम एंड कैश फ्लो अवेलेबल आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन। तो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से EBITDA ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम है। अगेन बिगेस्ट ड्रॉबैक EBITDA, दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ EBITDA। सर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को निग्लेक्ट करता है, कैसे? अब नीचे थ्योरी में मैंने मेंशन किया है, द प्रॉफिट मेजर डज नॉट अकाउंट द वर्किंग कैपिटल नीड फॉर बिजनेस। जिस कंपनी के पास हाई EBITDA है पर उसके पास जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में कैश फ्लो उतना ही हो, क्योंकि उसने इंटरेस्ट की कॉस्ट को तो कंसीडर ही नहीं किया। ये लाइन इसीलिए मैंने हाईलाइट की, बाकी ऊपर की लाइन से ज्यादा कनेक्टेड लाइन यही है। एक्चुअली हैव ड्रामेटिकली लोअर कैश। आपके पास EBITDA है बट स्टिल जरूरी नहीं है कि आपके पास कैश पड़ा हो, क्योंकि EBITDA के अंदर आपने इंटरेस्ट का कंसीडर नहीं किया। जब कैश ही कम है तो आपने आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ही नहीं कर पाए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के लिए हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया था सॉल्वेंसी, और उसमें पहला चैप्टर हमने पढ़ चुके हैं। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपके पास तो एक्चुअल में कैश फ्लो है नहीं, आप बोल रहे हाई EBITDA है, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल के लिए स्ट्रगल कर सकते हो। कोई आउटसाइडर बोले यार इस कंपनी के पास तो फंड की बहुत कमी नहीं हो सकती, जैसे कल को आप किसी बिजनेस को एनालिसिस कर रहे हो
और बेटा आप उसके बिजनेस में आप देख रहे हो कि यार बहुत ज्यादा प्रॉफिट है इनके पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा, एबिटिडा है, बट एट द सेम टाइम हो सकता है कंपनी के पास फाइनेंशियल क्रंच आ जाए क्योंकि उसके पास इंटरेस्ट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो दीज आर दी फ्लॉज ऑफ द एबिटिडा। तो अब आपको अगर एज ए राइटिंग आएगी तो आपको एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस, दो कंपनीज का डेटा प्रेजेंट करके दे दिया जाएगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स जो आपको मैंने बोल्ड करके लिखे हैं ये आपको वहां पे मेंशन करने पड़ेंगे। मतलब जो भी एज ए क्वेश्चंस बनेंगे वो मेरे नोट्स के बाहर नहीं होंगे पहली बार, और मेरी क्लास में समझाए हुए कॉन्सेप्ट के भी बाहर नहीं होंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट को अपनी ओन लैंग्वेज में, अपनी डिसेंट इंग्लिश में उसको प्रेजेंट करना, दिस इज योर ड्यूटीज। दो एज ए राइटिंग आती सिंपल। और अगला, इन एडिशन व्हेन कंपनी इज नॉट मेकिंग ए नेट प्रॉफिट। अब इन्वेस्टर कंपनी के एबिटिडा के बेसिस पर डिसीजन ले रहा है, तो दो कंपनी के एबिटिडा तो कंपेयर कर रहे हो, पता चले दूसरी कंपनी में डेट है ही नहीं, तो आप मिसलीडिंग डिसीजन लेके बैठ जाओगे। आपने देखा आपने टीसीएस और इन्फोसिस का कंपैरिजन किया, बोले वाह यार इन्फोसिस का तो एबिटिडा बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इन्फोसिस के ऊपर एक डेट का बर्डन भी और एबिटिडा में इंटरेस्ट को हमने कंसीडर नहीं किया। तो सिमिलर कंपनी को कंपेयर करने में तो काम आता है, लेकिन ये उनकी केवल ऑपरेटिंग इनकम और कैश इनकम को ही कंपेयर करने, पूरा ओवरऑल डिसीजन कभी भी आप एबिटिडा के बेसिस पर नहीं ले सकते। दीज आर द एनालिसिस यू हैव टू ड्रॉ। तो मैं आप लोगों को कई बार बोलता हूं ना, नोट्स बनाओ, तो ये नोट्स ऐसे ही बनाना है। आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, मेरे लेक्चर को एक बार अच्छे से सुन लिया, नोट्स को स्टडी कर ली, सॉफ्टवेयर में मैंने आपको स्पेस दिया हुआ है, साइड में आपने क्या किया, अपने सॉफ्टवेयर में, अपने एलएमएस में उसको राइट डाउन करते गए। तो ये प्रोसेस आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो सर ये इनकम स्टेटमेंट के रेशोज थे, ये सारे रेशोज कहां से निकलेंगे? तो एग्जाम में अगर इनकम स्टेटमेंट से रेशो ही पूछ लिए जाए कौन कौन से कवर होते हैं, तो तीनों रेशो को ही, 4 रेशो के बारे में बात कर रहे हैं हम इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड। ईबिटिडा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रिलेटेड टू ईबिटिडा। एम आई क्लियर? इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट। सारी चीजों को हमने यहां क्या किया है, कवर किया। अब हम और डिस्कस करने जा रहे हैं फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आरओए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। एक था इनकम है, तो चैप्टर का नाम पूरा प्रॉफिटेबिलिटी, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स का तो इन्वॉल्वमेंट है ही। अब इस रेशो का एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, आरओए, रिटर्न ऑन एसेट। हायर पसंद करोगे, लोअर पसंद करोगे? हाई और लो, ए कंपनी और बी कंपनी, ये 12%। ऐसा सोचो, दो दोस्त हैं, मिस्टर एलेक्स और मिस्टर बंटी, ये दोनों दोस्त हैं, इनका आरओए 12% है, इनका आरओए 14%। तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर फॉर्मूले में हम देखें तो ऊपर लिखा है हमने नेट प्रॉफिट, नेट इनकम, क्या लिखा है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। मतलब इनके फादर साहब ने इनको 1,000 रुपए दिए थे, 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने अपने बिजनेस में, और 120 रुपीज अर्न किए। इट मींस दैट ये अपनी इनकम के ऊपर, एसेट्स के ऊपर, तो हम ये कह सकते हैं सर टोटल एसेट्स इंक्लूड्स, क्या लायबिलिटी भी इसमें इंक्लूड हो गई है कि नहीं हो गई है? क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटी? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, आपको ही बताना है, क्योंकि पहले डे पे आप मेरे साथ रहे हैं और मैंने बेसिक्स में ये चीजें, मैं इसलिए तो बोलता हूं बेसिक्स में मैं आपको ये चीजें सिखा चुका हूं। हाँ सर सही तो बोल रहे हो आप, टोटल एसेट्स इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स होता है। तो क्वेश्चन में हमेशा ये क्या होना चाहिए,
हाउ वेल द मैनेजमेंट डिप्लॉइंग फर्म्स एसेट्स, कितना अच्छा मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस मेजरमेंट का ये रेशो है। हाउ वेल द मैनेजमेंट इज डिप्लॉइंग द फर्म्स फनी एसेट्स टू परस्यूट ऑफ द प्रॉफिट। तो जितना ज्यादा आरओए होगा, तो सर आरओए और आरओई से कंक्लूजन निकलता। आरओई और आरओई में क्या डिफरेंस है, अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे तो ये सामने देखकर। सर आरओए और आरओई में हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसमें आउटसाइडर फंड इन्वॉल्व नहीं है इसमें। क्योंकि सर इसमें केवल अपने टोटल इक्विटी लिखा है, यहां पे अपने टोटल एसेट लिखा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि आरओई केवल इंटरनल सोर्स से कारण, जितना जो कंपनी के मालिक हैं, मालिक मतलब इक्विटी, ऑनर ऑफ द कंपनी, और तो आरओई जो मालिक ने पैसा लगाया आरओई, और आरओए मतलब बेटा मतलब ऑनर प्लस लेंडर दोनों के फंड को यूज करके। तो शेयर होल्डर को तो अपने फंड से मतलब है कि भी हम पैसा लगाकर कितना अर्न कर रहे हैं। तो आरओए इसलिए थंबनेल बना के दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए, आरओए देयरफॉर ऑलवेज बी ग्रेटर देन आरओ व्हेन देयर आर लायबिलिटीज। आरओई विल देयरफॉर ऑलवेज बी ग्रेटर देन आरओए व्हेन देयर आर लायबिलिटीज। सर प्रूफ करो। लो बेटा, ये 1,000 रुपए की नेट इनकम हो गई, इक्विटी थी 1,500 और लायबिलिटी थी 500। तो सर इसका मतलब आरओए निकल जो आएगा, ऐसे घर पे करना है प्रैक्टिस, 1,000 डिवाइडेड बाई 2,000 0.5, और आरओई आ गया ज्यादा। सर एग्जाम में फिगर रख के देखेंगे। तो सर डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होता है, डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होता है, जो डाउन साइड में ज्यादा होता है, डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होता है तो रेशियो हमेशा कम आता है। तो डिनोमिनेटर हायर, रेशियो विल बी लोअर। तो इसीलिए थंबनेल को ध्यान रखना, अगर लायबिलिटी है तो आरओए इज ऑलवेज, सॉरी आरओए ऑलवेज बी ग्रेटर देन आरओए। तो इसका फर्दर एक एक्सपेरिमेंट एनालिसिस सिखा रहा हूं आपको। अब मुझे बताइए, इस फॉर्मूले को और फर्दर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया, आरओई माइनस 1 डेप्ट कर दिया। देखो अगर क्वेश्चन ने आपको आरओई दे दिया हो, ऐसे दे दिया हो डेट का पोर्शन, डेट 30% है और आरओए 12% है, तो बताओ बेटा आरओई कितना होगा, जल्दी बताना फटाफट। बाकी सब भूल जाओ, फोकस करो यहां पे, ये सब हटा देता हूं। एग्जामिनर ऐसे पूछ ले तो बोले सर ऐसे तो फॉर्मूले पढ़ा ही नहीं थे आपने, बुक्स में नहीं दिए। बताओ बेटा आरओई कितना आएगा इस क्वेश्चन में। हम्म तो सर क्या करना है, फॉर्मूले में तो आप लिख ही दिए हो, 1 - डेट, तो आर 1 - डेट और आरओई का भी परसेंटेज आपने दे दी है। तो सर फॉर्मूले में पुट कर लें, कई बच्चों को फॉर्मूले में पुट करके सिखाना पड़ेगा। आर ओ ए इज इक्वल टू आरओई 1 - डेट। तो सर क्वेश्चन में आपने इसको 12 दे दिया है, इसको नहीं दिया है, तो आर ओ ई
इंटू कितना 1 माइनस डेट का परसेंट 30% है, तो ये कितना हो गया 0.7। तो सर क्या करें, अब निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? 8.5% सर, सीधी बात है। तो निकालना आना चाहिए, फॉर्मूले पुट करते आना चाहिए आरओ, तो ये फॉर्मूले पुट कर दो। तो सर ये 1 माइनस, क्योंकि आरओई से 1 माइनस डेट कर दिया हमने, तो आरओई ऑटोमेटिकली 70% निकल गया इसको, तो सीधी बात है। कई लिख रहे हैं 8.4% और कई लिख रहे हैं 17.4%। क्या सही है? एमसीक्यू करते इस फॉर्मूले लगाते नहीं आ रहा है। 8.4 सही है कि 17.4 सही है? अभी आपको बताया था, देखो अभी भी आप उलझ रहे हो। अभी बोला था अपन ने कि अगर लायबिलिटी होगी, अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी होगी, तो आरओई हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन आरओई होगा। बेटा ये समझाया था कि नहीं समझाया था? तो क्वेश्चन में अगर आरओए 12% तो क्या आरओई 8.4% हो जाएगा? हम्म। बस अब हो गए, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी भी कईयों के ऊपर से जा रही, सर क्या चल रही है बोले। क्लियर हूं कि नहीं क्लियर है? अरे हाँ ना बोल दो बेटा, किसको, किसका है? बाकी कृष्णा, राजीव, तो 8.4 नहीं, 17 पॉइंट। तो अब आ गया ना, आर ओ इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर ओ ए। तो इसलिए फॉर्मूले में रख कर सोचना, सीधे 30% नहीं निकाल देना। मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको डेट का परसेंट दिया या आर ओ ए का परसेंट दिया, फॉर्मूले में आर ओ ए आगे। ठीक है सर। आर ओ ई समझ में आ गया, आर ओ ए समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग करनी है बेटा। ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है। आपको आर ओ ई इसका ज्यादा दिख रहा है, इसका आर ओ ई ज्यादा दिख रहा है। कौन सी कंपनी बेटर है? आर ओ ई के बेसिस पे डिसीजन लोगे कि आर ओ ए के बेसिस पे? बस आंसर दे दो सर। इसका 12% है और इसका भी 12% है, ऐसे सोच लिया करो। अब डिसीजन आसान हो जाएगा लेना से। सर इसका आर ओ ई 12% है, इसका आर ओ ई 12%, और दोनों कंपनी में लायबिलिटी है, ये बोल रहे हैं। अब आपका आंसर तुरंत चेंज होने वाला है। 100% कह रहा हूं मैं, आपका आंसर चेंज होने वाला है। बेटा अगर दोनों का, इसका आर ओ ई 12%, इसका आर ओ ए 12%, सेम इंडस्ट्री सेम कुछ, तो इसका मतलब इसका आर ओ ई इसके आर ओ ए से ज्यादा है। हमने पढ़ा ना कि आर ओ ई ऑलवेज ग्रेटर देन आर ओ ए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आर ओ ए जो होगा इस कंपनी से क्या होने वाला है? कम होने वाला, और इसका आर ओ ई ज्यादा होगा। तो यहां पर आंसर बी आएगा, ए नहीं आएगा। अभी भी आप नहीं सोच पा रहे हैं। जिस कंपनी का, इसका दोनों का आपको सोचो यहां पे, अलग से सोचो। मैंने दोनों का 12% रखा। ये केवल मालिक का पैसा लगा के ही 12% कमा लेते हैं, ये टोटल पैसा लगा के 12% कमाते हैं। ऐसा सोचो ना, ये भाई साहब 1,000 रुपए लगाकर 12% कमा रहे हैं। और अभी हमने इक्विटी का पैसा आउटसाइडर का तो डाला ही नहीं है इसमें। किसमें? ए में।
में तो ROE लिखा है ना, ROE मतलब केवल मालिक का पैसा। और ये भाई साहब तो इक्विटी प्लस डेट पैसा लगा के कमा रहे हैं, मतलब बाहर से भी ले लिया और खुद का भी लगा दिया, ये 12% कमा रहे हैं केवल ROE। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मालिक से पैसा लेकर इन्होंने ज्यादा कमाया होगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी का ROE से हमेशा ज्यादा होता है, अभी तो मैंने आपको बताया कि ROA में दोनों आ जाती है, हमने पढ़ा तो सही सर, ये 120 डिवाइडेड बाई 1000, ये 12% आया, आया कि नहीं आया 12%। तो ये अगर हमने 1000 में हम दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, और मान के चलो अगर इक्विटी 800 होती, 200 डेट होता, तो फिर क्या होता है यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाई 800 करते कि नहीं करते, तो ये 15% हो जाता, तो इसका ROE तो ज्यादा हो जाता। सोच पा रहे हो कि नहीं, यहां तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए? क्लियर हो तो हाँ भर देना। जी सर, आपने ये वर्ड बोला कि अगर किसी कंपनी में लायबिलिटी भी है तो ऑब्वियस सी बात है उसका ROE उसके ROA से ज्यादा होने वाला। और आपने केवल यहां पे लिखा ROE दोनों के, इसका ROE 12% है, इसका ROA 12%, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इक्विटी ROE कहीं ना कहीं 12% से ज्यादा होगा। मैं आपसे एक और छोटा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर किसी कंपनी का ROE 14% है, ROE, और उसमें लायबिलिटी भी है, तो ROE ज्यादा होगा या कम होगा? ग्रेटर देन 14% होगा या लेस देन 14% होगा? इस पॉइंट को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर किसी कंपनी का ROE 14% है तो ROE 14 से ज्यादा होगा या 14 से कम होगा? इतना ही सोचना है। सर ज्यादा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, यही तो अब हम बोल रहे थे। अब फिर से सुनो, आपने खुद ने आंसर दिया थोड़ी देर पहले। सर क्या आंसर दिया हमने थोड़ी देर पहले कि अगर किसी कंपनी का ROA 12% है तो ऑब्वियस सी बात है इसका ROE क्या होगा, मोर देन 12% होगा। तो इस कंपनी का तो ROE 12% और इसका ROE 12% से ज्यादा होगा। दैट्स वाई अगर हम चूज करेंगे तो कंपनी बी को चूज करेंगे ROE के पॉइंट ऑफ से। हम इन्वेस्टर हैं, हमने पैसा लगाया, हमको हमारा रिटर्न कितना मिल रहा है, 12% से ज्यादा मिल रहा है। ये तो ओवरऑल कंपनी, ये जो भाई साहब हैं ये तो ROE पे 12% ही दे रहे हैं हमको, ये तो केवल ROE पे 12% दे रहा है, मतलब इक्विटी से ज्यादा मिल रहा होगा। ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, रिवर्स सोचना पड़ेगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, फॉर्मूले पे ध्यान दो, नेट इनकम डिवाइडेड बाई इक्विटी। तो इक्विटी, इक्विटी मतलब केवल मालिक का पैसा, तो मालिक ज्यादा कमा रहा है, ठीक है, 12 बाहर से कम लिया तो भी ठीक है। तो मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ROE का क्या है, मालिक मतलब शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो शेयर होल्डर हमेशा ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। दोबारा एक बार लेक्चर को सुनना, डेफिनेटली आपको क्लियरिटी यहां पर हो जाएगी। अब एक और टेक्निकल फॉर्मूला आ रहा है, ये समझ में तभी आएगा जब आपको पिछला लेक्चर याद हो। किसको याद है ये सर, ये डिविडेंड पे आउट रेशियो मल्टीप्लाई ROE कर दिया। नहीं, इक्विटी में बेटा देव बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव नहीं होता। इक्विटी मतलब कंपनी में जिन्होंने शेयर होल्डर्स, इक्विटी ओनली इंक्लूड्स मालिक का पैसा। बोरोइंग चाहे रिलेटिव से हो चाहे किसी से भी हो, वो लायबिलिटी है, वो वापस करना होता है, इक्विटी का पैसा वापस नहीं करना होता। आप सोचो, मैं आपको एक और चीज इस क्वेश्चन में एग्जांपल देता हूं। यार एक कंपनी में आपने 1000 रुपए लगाए, वो आपको 100 रुपए रिटर्न दे रही, तो आपको तो 10% रिटर्न मिल रहा है। तो ये आप क्या देख रहे हो, एज ए ROE देख रहे हो। तो आप हमेशा चाहोगे ना कि अगर 1000 लगा के मुझे 120 मिल जाए, तो एज ए इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप हमेशा क्या चाहोगे, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा
ROE ज्यादा चाहते हो। शेयर होल्डर सोचता कि मैंने पैसा लगा के मुझे कितना मिल रहा है, इक्विटी मालिक का पैसा लगा के रिटर्न कितना, बाहर से पैसा लगा के, अगर हम कमा रहे तो ओवरऑल कंपनी के मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात ध्यान रखो, आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सोचने आना चाहिए, कंपनी वर्सेस शेयर होल्डर। तो कंपनी दोनों से पैसा लगा के ज्यादा कमाने की कोशिश करेगी, और शेयर होल्डर क्या सोचेगा, भैया मेरा पैसा कितना लगा उसके ऊपर रिटर्न कितना है। मैं चाहूंगा कि मेरे शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पैसा मैंने लगाया, कंपनी तो डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन लगा के ज्यादा चाहेगी, डेट प्लस इक्विटी, क्योंकि उसके लिए तो मैनेजमेंट है। तो सर अब हम जो फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं थोड़ा सा और भी टेक्निकल है। ROE, का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो मुझे बताइए रिटर्न ऑन इक्विटी में से हमको जितना डिविडेंड बांट दिया उसके बाद जो बचा हुआ वो क्या है, कंपनी के पास ग्रोथ के लिए पैसा बचा। डिविडेंड पे आउट रेशियो हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा, डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब DPS अपॉन में मार्केट प्राइस पर शेयर हम पढ़ चुके हैं। तो अगर कंपनी का 20%, कंपनी का 20% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो इसका मतलब अगर कंपनी 12% कमाती है और उसमें से 20% बांट देती है, तो वहां पे 1 माइनस है, तो यहां पे हम सीधे 80% ले लेते हैं, तो 99.6% आएगा। तो ये 96.6% से हम क्या करेंगे, ग्रोथ करते जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 10%। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ रेशियो। तो शेयर होल्डर के अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग सोचा जाता है। अब हम यहां पे बात करें सस्टेनेबल ग्रोथ की, कंपनी ने अगर जितना अर्न किया उसमें से कितना पे आउट कर दिया, तो उसके बाद जो पे आउट होता है उसको हम बोलते हैं रिटेंशन रेशियो। तो ये अगर 20% मेरा पे आउट है तो इसका मतलब 80% मेरा रिटेंशन है। तो अगर मैं 12% कमाता हूं तो 9.6 में क्या कर पाऊंगा, ग्रोथ के लिए यूज कर पाऊंगा, बाकी तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो किसी कंपनी की ग्रोथ को मेजरमेंट करने के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या करते हैं, ये बताता है कि विदाउट बोरो हम 9.6% से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, कि जितना आपने बांट दिया उसके बाद जो बच गया दैट इज कॉल्ड रिटेंशन रेशियो। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड ऑल। तो ये रेशियो ज्यादा होगा तो ग्रो करेंगे कि कम होगा तो ग्रो करेंगे, हाई और लो, फटाफट आंसर दो बेटा, हाई वर्सेस लो। ये रेशो हाई रखें या लो रखें, क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं लो रखें, इशरत जहान बोल रहे हैं लो रखें। चलो पोल करेंगे बेटा, इसके ऊपर पोल में पार्टिसिपेट करना है ना, पता चलना चाहिए कौन हाई सोच रहा है कौन लो सोच रहा है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, हाई वर्सेस लो। शुरू हो जाओ आंसर देने इसका। मैंने बोला रिटेंशन रेशियो हाई, बोला रिटेंशन रेशियो है ना, डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं बोला है। ये भी क्वेश्चन भी आंसर लेना कि रिटेंशन रेशियो शुड बी हाई और लो। तो ऑब्वियस सी बात है सर, आप रिटेंशन रेशियो हाई बोल रहे हैं मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो लो है, तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि कई लोग लो लो बोले जा रहे हैं। बोले सर आपने दोनों बातें अलग अलग बोलना है, रिटेंशन हाई होना चाहिए और डिविडेंड पे DPR क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो कंपनी की ग्रो क्या होगी, हाई होगी। एग्जाम में तो MCQ आते हैं सर, वो ऐसा लिख देते हैं, हम इतना कहाँ सोच पाते हैं हमको, क्योंकि यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा और ऐसे फॉर्मूले के नोट्स भी बनाने पड़ जाएंगे, इसलिए तो आप लोगों को यहाँ लिख के बोलता रहता हूँ, ठीक है। रिटेंशन हाई, DPR लो होगा, अगर ये लो है तो डेफिनेटली हाई होगा, ये हाई है तो ये लो होगा, और ये अगर हाई है तो ऑब्वियसली बात है रिटेंशन रेशियो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो डायरेक्ट ग्रोथ का, सस्टेनेबल ग्रोथ हम क्या करेंगे कंपनी की, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब अगला जो रेशियो है वो और भी टेक्निकल है, ड्यू पॉइंट मॉडल। इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके अंदर एक बहुत अच्छी कला आ गई। मैं आप लोगों से पूछूंगा क्लास के एंड में कि आपको ड्यू पॉइंट एनालिसिस समझ आया कि नहीं आया, फॉर्मूला नहीं,
पूरा अटेंशन चाहिए मुझे। ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ड्यू पॉइंट कंपनी का नाम है जो कंपनी के आरओए और आरओई को ब्रेकआउट कर देता है इनटू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ रेशियो। अगर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, आरओए एंड ब्रेकडाउन इनटू टू कंपोनेंट रेशियो। तो सबसे पहले हम आरओए वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। थोड़ा सा लिखने में वो गुलाबी कलर था तो वो हो गया होगा, बट देख लेना। आरओए का फॉर्मूला क्या है बेटा? दिमाग में बिठाए सर, नेट इनकम डिवाइडेड बाई सेल्स, सॉरी नेट इनकम डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। क्या ये भी वही फॉर्मूला लिखा है क्या? कितने लोग अग्री करते हैं सर ये वही फॉर्मूला लिखा है, और कितने लोग लिखते हैं कि सर आपने गलत लिख दिया? मैंने हो सकता गलत लिख दिया हो। कितने लोगों को लिखा कि लग रहा है कि फॉर्मूला सही है सर? देखो अच्छे से। सर करेक्ट है कि नहीं है? सर करेक्ट है। कैसे बेटा? इतना मैथ्स पढ़ा, ये सेल्स है ना, ये पढ़ते हो ना, ये सेल्स से ये सेल्स उड़ जाएगी तो ये नेट इनकम डिवाइडेड बाई टोटल एसेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नेट इनकम, इधर सेल्स से सेल उड़ा दिया तो नेट इनकम डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स बन गया। तो अब ऊपर आते हैं, आरओई को एनालिसिस करते हैं। अब सर आपने इसको हम क्या बोलते हैं? इतने पोर्शन को ग्रॉस मार्जिन बोले। ध्यान से देखो, इतने पोर्शन को ग्रॉस मार्जिन, जो अभी अपन जीपी रेशियो पढ़ के आ रहे हैं सर, सॉरी नेट इनकम आ रहा है, एनपी रेशियो, नेट इनकम रेशियो। हाँ सर नेट इनकम। और ऊपर अगर इस रेवेन्यू को रेवेन्यू से काट दिया जाए तो सर ये नेट इनकम डिवाइडेड बाई एवरेज टोटल बैठ गया। ये तो आरओए हो गया सर। इतने पोर्शन को अगर देखा जाए तो नेट इनकम डिवाइडेड बाई एवरेज, ये तो आरओए हो गया। और अगर यहां से इसको हटा दिया जाए तो ये, तो एक कंपनी का एनालिसिस अगर हमें करना है तो हम यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे और फिर आपसे पूछेंगे नेट इनकम डिवाइडेड बाई सेल्स, है ना। अब मैं आपको दो तीन कंपनी के एग्जांपल देके समझाऊंगा ना, फिर आप बोलोगे कि हाँ सर समझ में आया। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको यहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं, नेट इनकम। अब एक कंपनी ए, वो कंपनी 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाती है और उसकी सेल 2 लाख है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 10% प्रॉफिट कमाती है। तो अच्छी बात है, मल्टीप्लाई किया हमने, यही ऊपर फॉर्मूले में रखा हमने, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो सर ये बनता है नेट सेल्स, सॉरी फॉर्मूले में रेवेन्यू, हाँ ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, वो मैंने आरओए बोल दिया, वो आरओए नहीं था ना, तो सर ये तो कैंसिल हो जाएगा, नेट सेल्स। अब आप देखो, ये भी किसी कंपनी की परफॉर्मेंस मेजरमेंट का क्राइटेरिया हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नेट सेल्स ये है असेट टर्नओवर रेशियो। ये क्या है? अगर इसका फॉर्मूला देखें तो ये कौन सा रेशियो? असेट टर्नओवर रेशियो है। ये तो मार्जिन रेशियो था सर, ये मार्जिन रेशियो था। ऊपर लिख देंगे कि मार्जिन रेशियो, बड़ा ध्यान से समझना बेटा, मार्जिन रेशियो। और ये है टर्नओवर रेशियो। बताओ किसी कंपनी के लिए ये हाई होना अच्छी बात है कि नहीं? आप दो कंपनी का एनालिसिस करो, ए कंपनी वर्सेस बी कंपनी। ये भाई साहब 100 रुपए, 1,000 रुपए की सेल करते हैं 10,000 रुपए लगा के। 10,000 रुपए इनके पास हैं, वो 1,000 रुपए का माल बेचते हैं। और आप ऐसा सोचो, ये भाई साहब 1,000 का माल बेचते हैं और कंपनी के पास केवल 2,000 रुपए की एसेट है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी एसेट के प्रोपोर्शनेट में कितनी सेल करते हो, ये भी कहीं ना कहीं कंपनी की परफॉर्मेंस मेजरमेंट में इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा। फॉर्मूले पे ध्यान दो, टर्नओवर रेशियो क्या है? नेट सेल्स डिवाइडेड, मतलब आप सोचो आपके फादर साहब ने आपको 10,000 का माल डाल के दे दिया, आपने 1,000 का ही माल बेच पाए। और आपके फ्रेंड को उसके पापा ने 2,000 दिए थे, उसने तो 1,000 का ही माल बेच लिया।
तो आपका रेश आपके फ्रेंड का रेशियो 50% है, मतलब जितना फंड होता है उसका वो 50% माल बेच देता है, जितना उसके पास एसेट है, जितना उसके पास स्टॉक है टोटल एसेट से, उसका 50% तक वो माल बेच पाता है, और आप तो केवल 10% तक का ही बेच पाते हो। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, ड्यू पॉइंट एनालिसिस एक कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को डिफरेंट डिफरेंट रेशियो से मेजरमेंट कर रहा है। तो सर मार्जिन नेट इनकम डिवाइडेड बाई सेल्स, हाँ सर नेट इनकम डिवाइडेड बाई सेल्स करके अपने मार्जिन रेशियो निकाल लिया, और इस सेल्स से इस सेल्स को काट दिया, तो ये मार्जिन रेशियो डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स, ये क्या बन गया आपका असेट टर्नओवर, कौन सा रेशियो, आरओए बन गया। आरओए था ना, नेट मार्जिन डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स, ये बन गया आरओए। और उसके बाद अपने को आरओई में बदलना है, तो यहां पे और मल्टीप्लाई करें, यहां लिख दें टोटल एसेट, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है सर, आरओई में बदलना है तो इसको नीचे इक्विटी में, तो ये टोटल एसेट से टोटल एसेट्स कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आरओई में बदल जाएगा। तो अब आप सोचो कि एक कंपनी है, उसकी टोटल एसेट्स 1000 है, और इक्विटी उसकी 200 ही है, मतलब वो अपने घर से 200 रुपए लगाकर बाजार से 800 रुपए लेकर, क्योंकि टोटल एसेट्स में तो ई प्लस लायबिलिटी दोनों आता है ना। इतना डिटेल आपको एनालिसिस फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए कि सर टोटल एसेट्स, मतलब आप सोचो कि ये वाला जो रेशियो है आपके लिए ज्यादा है या ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्विटी मल्टीप्लायर सर, ये अगर हम इसके रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये 5 आता है। इसको हाई रखना चाहोगे या लो रखना चाहोगे, जल्दी बता दो बेटा। कई बोल रहे हाई, कई बोल रहे लो, इसी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में लिखो। मतलब आप चाहते हो कंपनी की टोटल एसेट्स में मालिक का हक केवल 200 ही हो, ऐसा क्यों नहीं चाहते कि 2.5 हो। ये क्या है, टोटल एसेट्स, मतलब सर कंपनी के पास अगर 1000 है तो मालिक का पैसा यहां पे 200 ही है, तो सर रेशो कितना आता है, 5%, 5 टाइम्स। बाहर का पैसा कंपनी के पैसे से ज्यादा लगा हुआ है, तो वो कंपनी ज्यादा रिस्की हो गई, यही मतलब हुआ ना सर। अगर ऐसा होता कि 1000 की टोटल एसेट्स होती और कंपनी के पास इक्विटी 500 होती, तो ये तो 2.5 आता, मतलब कंपनी की टोटल फंडिंग में इक्विटी शेयर का कंट्रीब्यूशन 500 का है। तो बताइए लो की हाई, इसको बोलते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर। ये हाई रखोगे लो रखना पसंद करोगे कंपनी को एनालिसिस करते समय, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते समय, डिसीजन लेते समय। अब सब आंसर्स लो वाले हैं या हाई वाले हैं, जरा लिखते जाओ बेटा। तो सर ऑब्वियस सी बात है, ये रेशो क्या होना चाहिए, लो बेटर होगा ना, कि कंपनी की टोटल असेट्स में मालिक का पैसा ज्यादा से ज्यादा लगा होना चाहिए। तो कंपनी को आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में ड्यू पॉइंट एनालिसिस, एक कंपनी है जो बोलती है कि हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका मार्जिन रेशियो भी हाई हो, जिसका असेट टर्नओवर रेशियो हाई हो कि लो हो, जल्दी बताओ बेटा। अब यहां पे मत बोलना हाई लो, अब इसमें, और सर ये क्या हो, ऐसी कंपनी में अगर आपको मिल जाए तो आप क्यों नारे हो जाए कि मार्जिन भी ज्यादा है, टोटल असेट्स में इक्विटी का पोर्शन भी कम ज्यादा है, और टर्नओवर रेशियो भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा है। 100 रुपए का माल बेचते हैं 1000 रुपए लगा के, मतलब जो भी आपको एनालिसिस करना है। तो अब बताइए ड्यू पॉइंट एनालिसिस आपको क्या क्या हेल्प कर रहा है, ये सारी चीजों में हेल्प कर रहा है, यही है ड्यू पॉइंट एनालिसिस। द टू कंपोनेंट्स ऑफ ड्यू पॉइंट में क्या है, आर ओ ए और आर ओ ई, है ना।
तो कई लोग बोल रहे सर ये आपने हाई क्यों लिख दिया, इसको लो लिखो। मैंने जल्दबाजी में हाई लिख दिया, मैंने नहीं ध्यान दिया, हाई लिखूं कि लो लिखूं। टर्नओवर रेशो, एक स्टूडेंट लिख रहा है सर इसको लो होना चाहिए, तो बेटा फिर से सोच लो, फॉर्मूला क्या है? 100 रुपए की सेल करते हो 2000 रुपए लगा के, ये ऐसा सोचो 1000 रुपए की सेल करते हो तो ये 0.5, उल्टा हो जाए तो सर 2000 की सेल करते हैं 1000 लगा के, तो ये कितना हो गया? तो ये क्या होना चाहिए? हाई हाई और ये लो। अगर ऐसी कंपनी आपको मिल जाए तो आप इस प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करोगे कि जिसका एनपी रेशो भी अच्छा हो, जिसका टर्नओवर रेशो भी अच्छा हो, और जिसमें मालिक का पैसा ज्यादा लगा हो, मतलब इक्विटी मल्टीप्लायर उसका क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो ऐसी कंपनी ज्यादा बेटर प्रोस्पेक्टिव रखती। ये थे इसके एनालिसिस, और इसी को यहां पे थ्योरी में मैंने मेंशन किया, और ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। एक चैप्टर था जिसके बेसिस पर आपने एनालिसिस करना है। सैंपल बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कराता हूं मैं आपसे।